नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूँ ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। जैसे आपको पता होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसी कड़ी में दोस्तों आज हम लोग जो है प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये घटना चक्र प्रकाशन है। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने इसके 2-3 सेट कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज जो हम लोग सेट कवर करेंगे वो आपको बता दें कि ये 12 जनवरी 2020 को द्वितीय पाली का जो है प्रश्न पत्र है बिहार पुलिस का। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगाइएगा एक तरह से कि बिहार पुलिस किस तरह का एग्जामों में किस तरह के क्वेश्चन करता है। इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, जैसे कि 10 क्लास 10th स्टैंडर्ड लेवल का पूछने को आयोग के द्वारा बोला गया, किंतु इतना भी जो सामान्य ज्ञान का स्तर नहीं गिरेगा जितना कि बाकी सब यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए आप अपना एक लेवल जो है मेंटेन ही करके चलिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आप दोस्तों मेरे चैनल में पहली बार हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है। तो जो इनमें से शुद्ध बताना है आपको, तो वो है दुर्व्यवस्था। दुर्व्यवस्था जो यह सही है। देखिए, दुर्व्यवस्था शुद्ध शब्द है। अन्य विकल्प में जो अनिष्ट है, अनिष्ट को हम अनिष्ट नहीं बल्कि अनिष्ट लिखते हैं, जबकि तदुपरांत को तदुपरांत लिखा जाता है। ठीक, इसी प्रकार से निरीक्षण को भी देख लीजिएगा, निरीक्षण इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। तो दलित साहित्य में जो जूठन आत्मकथा है उसके लेखक जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। चलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जूठन आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। इनकी अन्य जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं वो सदियों का संताप है, शब्द झूठ नहीं बोलते, सलाम तथा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सफाई देवता, दो चेहरे इत्यादि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम कुछ क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि स्कैन करने में छूट गए, तो उसको आप अन्यथा ना लीजिएगा, जितने क्वेश्चन है उसी को करिए। अब देखेंगे कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। तो एक बहुत ही फेमस लेखिका थी, तो आपको बताना कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा इसमें से कौन सी पुस्तकें जो लिखी गई है। तो ये झांसी की रानी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। इनके अन्य रचनाओं में आप देखिएगा विखरे मोती, उन्मादनी, मुकुल तथा त्रिधारा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 देखेंगे हम कि अज्ञेय की रचना अरे यायावर रहेगा याद किस विधा से संबंधित है। तो यह जो है यात्रा वृतांत से संबंधित है। यायावर का मतलब होता है घुमंतु घोटिया। ठीक, चलिए आगे देखें क्वेश्चन कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि होगा। क्या होगा? इति प्लस आदि होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है। तो जो नागार्जुन थे ना, इनका मूल नाम जो था वो वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है, नागार्जुन की प्रसिद्ध कृतियाँ देखिएगा कि जुगधारा, सतरंगे, पंखे वाली, भस्मांकुर, भूमिजा इत्यादि हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 15 देखेंगे कि भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो जो भागीरथ प्रयास है इसके लिए जो असाधारण प्रयास, भगीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए, तो ये असाधारण प्रयास होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है। तो भाववाचक जो संज्ञा है मिठास है। अब यह भाववाचक संज्ञा किससे कहते हैं? जिससे कि व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म या दशा का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है घनानंद की नहीं है। तो जो घनानंद की रचना नहीं वो है रस पीयूषिनी थी। यह किसकी रचना है? तो इसके जो लेखक हैं सोमनाथ है। कौन है? सोमनाथ है। ठीक, चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। जो हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है, तो इसका प्रारंभ 1966 में हुआ था, सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ था, ये भी सही है। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, ये भी सही है। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई नहीं, यह सभी जो है उपज देने वाले बीजों यानी सभी प्रकार के खाद्यान्नों के लिए प्रयोग किया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो लाभ प्राप्त हुआ वो गेहूँ के पौधे को हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा
कि उपसौर की स्थिति कब बनती है। तो उपसौर की जो स्थिति है, पहले देखिए, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के सर्वाधिक निकट आ जाती है तो उसे हम उपसौर कहते हैं। और जब यह सूर्य काफ़ी दूर चली जाती है तो उसे हम उस समय जो क्या कहते हैं, तो उस समय जो हम अपसौर कहते हैं। तो 3 जनवरी की जो घटना होता है वो उपसौर की घटना होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। तो जो मार्शल थे इन्होंने बताया था कि अर्थशास्त्र जो है यह मनुष्य के भौतिक कल्याण का एक अध्ययन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे अब कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीनकरण क्या था। तो ये फर्डिनेंड जो थे ऑस्ट्रिया के अंतिम राजकुमार थे। ठीक है, इनकी हत्या क्या हुई, सेराजुआ में हत्या हो जाती है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या बना, मुख्य कारण बना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 25 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। रोपण, लोथल और कालीबंगा ये तीनों जो है संबंधित है, बालाथल जो है यह संबंधित नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, आप लोगों को पता होगा, इसे जिसे सब हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता जो भारत, पाकिस्तान और अन्य अफगानिस्तान तक विस्तृत थी। रोपण, लोथल, कालीबंगा आदि जो है सिंधु सभ्यता के जो है वो स्थल हैं। ठीक है, बालाथल जो है ये सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है। बाकी 26 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है तो वो कौन है, बिहार है। ठीक है, आप देखिएगा ये भारत का जो नक्शा है, तो कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से ये गुजरती है। यहाँ पर झारखंड है, इसके ऊपर ठीक बिहार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 27 देखेंगे कि भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य को निर्धारित किया है। तो भारत ने जो धारणीय विकास है उस धारणीय विकास के जो है 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। अब देखिए धारणीय विकास हम किसे कहते हैं, इसे ही सतत विकास भी कहा जाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भावी पीढ़ी यानी कि फ्यूचर के लिए, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना भारत में जो है धारणीय विकास के 17 लक्ष्य हैं। यानी कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसको हम अपने फ्यूचर के लिए यानी आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए उसका उपयोग करते हैं, उसे ही हम सतत विकास कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया था। तो ये जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को शामिल किया था, कब किया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, अब इनकी कुल संख्या जो है मूल कर्तव्य वो 11 हो गई है। पहले कितनी थी, पहले 10 थी। ठीक, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जो जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत में कौन है, तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन, याद रखिएगा भारत में कौन है, तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो यह जो है सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजने वाले में बिहार हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। वैसे लोकसभा में सबसे अधिक जो प्रतिनिधि जाते हैं वो यूपी से जाते हैं। यूपी से जाते हैं, कितने प्रतिनिधि जाते हैं, तो 80 प्रतिनिधि जाते हैं। ठीक है, 80 प्रतिनिधि जाते हैं, बट इसमें यूपी नहीं है, तो इसलिए आपको इन राज्यों में बताना है। तो इन राज्यों में बिहार, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान से जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 31 है कि शिकागो में 1893 इसमें विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था। तो विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था उसमें भारत की तरफ से जो भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से किससे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और कुछ अन्य नाम था जिसमें कविराज, लिच्छवी दौहित्र। लिच्छवी दौहित्र का मतलब है कि लिच्छवी का नाती। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य का नाती भी इसे कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि इनकी जो मम्मी थी वो लिच्छवी गणराज्य की ही थी। ठीक, चलिए निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है। तो जो मिल है इसका संबंध जो है राज्य के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है। चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है ब्रिटिश दार्शनिक थे जिनका संबंध नीति शास्त्र से है। जो स्टुअर्ट मिल है यह नीति शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है किससे। तो जो पीपुल्स वार है यह नक्सलवाद से संबंधित है। इस ग्रुप की स्थापना जो 1980 ईस्वी में किसने कहाँ किया गया था, ये आंध्र प्रदेश में किया गया था। चलिए 35 है, निम्नलिखित में
कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो दिनेश गोस्वामी, तारकुंडे समिति और यहाँ पर देखिए इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये तीनों जो है चुनाव सुधारों से संबंधित है, किंतु जो वाई की अलग समिति है यह चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 36 देखेंगे। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के उस समय प्रमुख थे वो माओ जेडोंग थे। कौन थे? माओ जेडोंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि जापान में रक्तहीन क्रांति जिसे हम मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो जो जापान में रक्तहीन क्रांति हुई थी वो सन 1868 ईस्वी में होती है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये सेट कैसा लगा, और आप लोग अपना स्कोर भी इसमें कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, जापान में रक्तहीन क्रांति जिसे हम मेजी पुनः भी कहते हैं, मेजी भी कहते हैं, पुनः स्थापना इसकी 1868 ईस्वी में होती है। ठीक है, जापान में शोगुन साम्राज्य का अंत हुआ, यानी इस प्रकार 1868 में जापान में जो शोगुन साम्राज्य था उसका अंत हो जाता है और मेजी जो है पुनः स्थापित होता है। ठीक, चलिए 38 देखेंगे कि भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में जो है स्थान आवंटन से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को अस्तित्व में होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। ठीक है, अभी वर्तमान में जो इसके सदस्य देशों की संख्या जो वो 193 है। इसे याद रखिएगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का में जो है सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो याद रखिए 193 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम कि सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रोम, ठीक है, किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये आपको सबको पता होगा, जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 41 से कि निम्न में कौन सा ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो जो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है वो है वेदांग। ठीक, वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को सम्मिलित किया गया। वेदांग जो है वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 42 देखेंगे कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। तो जो संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वो हैं लॉस्की वार्गर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे कि निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ये बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा जो सर्वाधिक लगती है। वैसे जो है भारत के साथ 7 देशों की कुल स्थलीय सीमा रेखा लगती है, जिसमें सबसे लंबी जो है वो बांग्लादेश से लगता है। ठीक है, चलिए अब राज्य की बात करें तो जो त्रिपुरा का सीमा है वो बांग्लादेश से सर्वाधिक मात्रा में लगता है। ठीक है, चलिए तो ये तो 14वें वित्त आयोग का दिया हुआ है, तो आप इसे छोड़िएगा, 15वां वित्त आयोग चल रहा है अभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करंट था। अब हम देखेंगे 45 के निम्नलिखित में कौन सा जुर्म सही नहीं है? तो जेपी जो है यह दक्षिण अमेरिका नहीं, यह एशिया में, यह जो है एशिया में घास का क्षेत्र है। स्टेपी प्रेरित जो है उत्तरी अमेरिका और पंपास दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को कहते हैं। वेल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये वेल्ड साउथ अफ्रीका ले लिया। वेल्ड जो है ये साउथ अफ्रीका का घास के मैदान को बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सी और इस तरह से आपका जो आंसर होगा सी और डी हो जाएगा, जो संबंधित नहीं है। ठीक, चलिए वहीं दिए हुए यहाँ पे भी आगे देखेंगे 46 से कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो जो प्रस्तावना लिया गया है वो आपको यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए 47 देखेंगे कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? तो जो गणपूर्ति होती है वो कुल सदस्य जो होते हैं उसका 1/10 जिसे हम कोरम बोलते हैं। यह सिर्फ बिहार विधानसभा के ही नहीं, बाकी ये लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी राज्यों की विधानसभा सबके लिए लागू होता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 47 के 47 के यानी कि ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की कुल जो जनसंख्या वो 10,40,99,452 है। तो मैक्सिमम आप 10 करोड़ यानी 10.5 करोड़ याद कर लीजिएगा, 10.5 करोड़ याद कर लीजिएगा।
और एक बात आपको बता दूं कि जो जनसंख्या है 2000 जनगणना है 2011 की जनगणना को आप कंठस्थ उसके सारे पहलुओं को याद कर लीजिएगा, क्योंकि जनगणना से सारे जो है एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, तो संभावना है यहाँ से कि क्वेश्चन इससे भी मतलब आने वाले जो बिहार पुलिस का एग्जाम उसमें क्वेश्चन बने, तो आप जनगणना को जरूर याद करिएगा। अब देखिए कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है। तो जो पश्चिमी घाट है उसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग सिर्फ 50 क्वेश्चन को ही करेंगे। इसके बाद जो अगला इसका जो 51 से 100 तक के प्रश्न को हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। और दिन में आप एक सेट जरूर लगाएं, जिससे कि आपके जो भी एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है वो दूर होता रहे, क्योंकि एग्जाम के टाइम आप पढ़े रहते हैं, वो एग्जाम हॉल में जाकर जब आप बैठोगे तो चीज़ें कन्फ्यूजन करने लगती है। इसलिए आप दिन में स्टडी करो, बुक से करो, हर टॉपिक को आप क्या करो, हर टॉपिक से जहाँ जिस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले बिहार पुलिस में हर टॉपिक से आप पढ़ाई करो, किंतु एक सेट जो है पर डे लगाए, एक सेट जो है आप पर डे अपना लगाइए। फिर अपने को अपना मूल्यांकन करिए कि हम कितने सही कर पा रहे हैं। उससे क्या होता है कि एक आत्मविश्वास बढ़ता है, यदि अच्छे नंबर हम ला रहे हैं तो। दूसरी बात, जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती हैं वो दूर हो जाती हैं। एग्जाम में आप जाओगे, जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आप वैसे टिक लगा के आओगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से इसके जो बाकी के प्रश्न हैं हम कल के वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये जो सेट था कैसा लगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।